खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो गए। रोस्टरम पर आकर अदालत को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 2 माह की मोहलत भी दे दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान? देखिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे, क्योंकि आज तक की पहले मोहलत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि ठीक है सुहेल रशीद, आपसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी अपने नाजरीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मिल रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। वज़ीर आज़म हाउस जो है उनकी आमद हुई है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं, इस्तकबाल के लिए उनसे मिल रहे हैं। ये वफ़द यहाँ पर पहुँचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं और यहाँ पर अब वज़ीर आज़म पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत के दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सैलाब की जद में है, तो सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। और ऐसे में इनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था और आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील भी उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीलियों से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो जो दीगर ममालिक है वो पाकिस्तान की मदद करें। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के ये मनाज़िर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम औरंगज़ेब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल किया गया उनकी जानिब से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस उनकी आमद हुई है, यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने इनका इस्तकबाल किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी बाकायदा तौर पर वन मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मिलेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के जो दीगर रहनुमा हैं उनसे भी इनकी मुलाकात शेड्यूल है। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता अफराद केस की आज समाअत हुई और हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रशीद, आप इस समाअत के हवाले से हमें बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, वज़ीर आज़म खुद आज अदालत में पेश हुए थे, क्योंकि आज तक की मोहलत दी गई थी अदालत की जानिब से कि या तो लापता अफराद को पेश करें या फिर वज़ीर आज़म खुद आएँ। इस पर वज़ीर आज़म से चीफ़ जस्टिस ने पहले ये मुकालमा किया कि आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि रियासत का रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आ रहा था। इस पर शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई अदालत को कि मैं ये यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा, बल्कि एक कमेटी जो है पहले ही कायम कर दी गई है और उसकी निगरानी भी अब खुद कर रहा हूँ और उसकी बाकायदगी से रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजूँगा। और ये महज रिपोर्ट नहीं होगी, एक फ़र्ज़ी या कोई कहानी नहीं होगी, बल्कि हम अमली इक़दामात करेंगे और पूरी कोशिश होगी। ज़िम्मेदारी मेरी है और लापता अफराद को ढूंढना ये नहीं, मैं अगरचे जानता कि उनको किसने अगवा किया है, लेकिन उनको ढूंढना मेरी ज़रूर ज़िम्मेदारी है। कमरा अदालत में मुदस्सिर नारू जो एक सहाफ़ी हैं लापता, उनके बच्चे ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि मेरे पापा को मुझसे मिला दें। इस पर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप वो यकीन दिलाते हैं कि वो ज़रूर इस पर कोशिश करेंगे। चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि जो आइन के मुताबिक अगर हम बात करें तो हमने फ़ैसला उसी पर देना है और उसमें तो ज़िम्मेदार जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ही होता है। और साबिक एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनरल मुशर्रफ का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने तो अपनी किताब में एतराफ़ किया था कि उनकी पॉलिसी थी और उन्होंने लोगों को उठाकर बाहर भी दिया। तो क्या आज के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी वैसी ही पॉलिसी जारी रखने पर मजबूर हैं? अगर ऐसा है तो सबको पैक करके घर जाना चाहिए, क्योंकि आइन की मंशा पर अगर अमल नहीं हो रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का। लेकिन हम तो इस पर अब फैसला देने जाएंगे। इस मौके पर जो वफाकी वज़ीर कानून थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने इस्तदा की कि हम इस पर काम कर रहे हैं। अदालत से ये दरख्वास्त है कि वो अभी अपना फ़ैसला ना दे, हमें कुछ मोहलत दी जाए। इस पर अब 2 माह का वक्त दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि 2 माह के बाद वो अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश करें। इस समाअत के बाद जो है लापता अफराद की फैमिली से मुलाकात यहाँ पर वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ने भी एक तवील मीटिंग भी की है और अब ये तय पाया कि 2 माह के अंदर इसको कंक्लूड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान जब जेल जाएगा तब उसे समझ आएगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान का कहना था कि वो जेल जाकर ख़तरनाक होंगे। इस पर राना सनाउल्लाह ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये करने की बातें हैं, जब जेल जाएगा तो फिर समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है। साहब इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये करने की बातें हैं, जब जेल जाएगा तो फिर समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची में कौमी असम्बली के हल्का ने 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार PTI के रुकन अब्दुल शकूर शाद को असम्बली कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत कर दी है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं। जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो PTI के तमाम कौमी असम्बली से 123 इस्तीफ़े हैं उन पर सवाल उठा दिया है और ये कहा है कि अब तो ये सारे मशकूक हो गए हैं, इसलिए कि PTI के ही एक रुकन जो कराची से अब्दुल शकूर शाद NA 246 से वो अपना इस्तीफ़ा मंजूर होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी थी। आज उस पर पहली समाअत हुई है और उनके वकील ने अदालत को बताया है कि जो इस्तीफ़े दिए गए थे वो तो सिर्फ इमरान खान से यकजहती के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर का तैयार किया गया पेपर था जिस पर साइन किए गए थे। उसमें ना तो कोई तारीख मेंशन थी, ना ही स्पीकर को उसमें एड्रेस किया गया था, लिहाजा हमने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब इस पर NA 246 की नशिस्त को जो खाली करार देने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और इलेक्शन कमीशन से जवाब भी तलब कर लिया है। साथ ही रिमार्क्स भी दिए हैं कि अब तो सारे ही इस्तीफ़े जो हैं वो मशकूक हो गए हैं, क्योंकि चंद रोज़ पहले भी यहाँ पर इस मामले पर समाअत हुई थी। PTI ने एक साथ तमाम इस्तीफ़े मंजूर करने की दरख्वास्त दी थी जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया था। अब आज इसकी शफाफियत पर एक बार फिर सवाल उठाए गए और 2 हफ्तों के अंदर अब इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। और करेंसी मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में चंद घंटों के अंदर डॉलर की कीमत 4 रुपये इजाफे के साथ 229 रुपये से तजावज़ कर गई है। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, करेंसी मार्केट में जो है वो रुपए की कदर जो है वो उसकी बेकदरी जोर पकड़ गई है, रुपया जवाल का शिकार है। का सूरत हाल काफी खराब हो गई है। एक दिन में 4 रुपये अगर इंटरबैंक में बढ़ना है तो इसका मतलब जो है कि ओपन करेंसी मार्केट में ये 7-8 रुपए यकीनन बढ़ जाएगा और वैसे ही हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में भी जो है इस वक्त 237 रुपए में ट्रेड हो रही है, 3 रुपए अब तक महंगा हो चुका है, जबकि ये इंटरबैंक मार्केट में दस्तियाब भी नहीं है। इम्पोर्टर्स बहुत परेशान है, खासतौर से वो जिनको हुकूमत ने जो है वो गंदम दरामद करने का जो है लाइसेंस दिए 8 लाख टन, उन्होंने बहुत सारे सौदे कर लिए। उनको डॉलर चाहिए गंदम मंगाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में गंदम की किल्लत है जिसकी वजह से हुकूमत ने लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन उनको भी डॉलर नहीं मिल रहे हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हमें बताया कि 229 रुपए का भी डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में नहीं मिल रहा है। 230 रुपए पे जो है वो इम्पोर्टर से वो एक्सपोर्टर से ले रहे हैं और आगे हमें 232 पे दे रहे हैं, जबकि बैंक रेट कोट किया जा रहा है 229, जबकि इससे सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। बालाई कोहिस्तान में सैलाब में तबाह होने वाले कंदिया वैली रोड अभी तक बहाल ना हो सका। रोड बंद होने से हज़ारों लोग महसूर हो गए हैं। उधर टांक में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने पर एहतजाज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद अब भी मुश्किलात हैं। अपर कोहिस्तान में कंदिया वैली रोड बहाल न होने से हजारों लोग महसूर हैं। कल मैयत हुई थी सवात में, आज तीसरे दिन मैयत नहीं पहुंचती है। 70 किलोमीटर तकरीबन रोड है, इसमें पैदल जाकर उनका सत्यानाश हो चुका है। मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत है। लोग दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करने पर मजबूर हैं। घरों में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे हैं और सब मुश्किलात है, बीमारियां भी है बहुत ज़्यादा, रास्ते सब खराब हो गए। हैज़ा की बीमारी भी शुरू है और लोग इसी वजह से काफ़ी परेशान है कि रोड नहीं है और अस्पताल पहुंचने में उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है। उधर टांक में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर टांक डेरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हरीपुर के खानपुर डैम में पानी का लेवल बढ़ने के बाद स्पिलवेज खोलने का ऐलान किया गया। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से खानपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है।
और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के कैंपों में बीमारियां फूट पड़ी। खैरपुर में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सक्खर में भी एक बच्चा गैस्ट्रो से जाँ बहक हो गया। टंडोआला यार में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। सिंध के सैलाब मुतासरीन के कैंपों में भूख और बीमारियां सर उठाने लगी हैं। खैरपुर पीर जोगोट के बचाव बंद पर मुतासरीन के कैंप में 4 अफराद इंतकाल कर गए। सक्खर में भी एक बच्चा गैस्ट्रो में मुब्तला होकर चल बसा। शहदाद कोट के मुतासरीन में भी जल्दी बीमारियां फूट पड़ी। सांगड़ में हैदराबाद रोड पर इंतजामिया ने खैमा बस्ती तो कायम कर ली, लेकिन सहूलतें न होने के बराबर हैं। उधर सक्खर बैराज से एक और नामालूम शख्स की लाश मिली है, जिसके बाद 2 माह में मिलने वाली लाशों की तादाद 33 हो गई है। टंडोला यार में आशियानों से महरूम सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार है। 7 में LS बचाओ बंद के कट से दरियाए सिंध में पानी का अखराज जारी। सैलाब में डूबे दादू के शहर खैरपुर नाथन शाह में भी पानी की सतह में कमी आने लगी। दूसरी तरफ काचू के सैकड़ों देहात का अब भी ज़मीनी राब्ता जोही से मुनक़ता है। बेघर सैलाब ज़दगान के लिए भूख और गर्मी नया इम्तिहान बन गई है। हुकूमत सैलाब ज़दगान को 1 लाख खैमे फराहम करने का दावा कर रही है। इसके बावजूद मेहर बाईपास पर मौजूद सैलाब मुतासरीन के पास एक तरपाल तक मौजूद नहीं है। रात में मच्छरों और दिन में मक्खियों की भरमार के बायस मुतासरीन बीमार पड़ने लगे हैं। मुतासरीन की रोदात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक अपनी इस रिपोर्ट में। क्या जब शय गरीबुल वतनी होती है? इस सवाल का जवाब सिंध में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला दादू में जा बजा मौजूद है। तहसील मेहर में मेहर बाईपास पर अतराफ के देहात से जान बचाकर निकलने वाले खानदान मौजूद हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें दरख्त का साया मयसर आ गया है, वरना 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी और हब्स खुले आसमान तले मौजूद बच्चों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। सख्त जान कबूतर भी गर्मी से बचने के लिए साया ढूंढते नजर आते हैं। मेहर की यूसी मंगवानी के गांव अली शेरवा का अल्लाह दित्तो भी आधी रात को सैलाब आने के बाद बहुत मुश्किल से बच्चों को लेकर निकला था। अभी तो 15-10 फुट पानी खड़ा है हमारे गांव में, इतना पानी है अभी तक। भी रात को आया था, हम सोए थे, कुछ भी नहीं निकला, नहीं कोई माल नहीं को कुछ भी नहीं बचे। निकले ये जो कपड़े पहने ये पहने, और कुछ भी हमारे साथ कोई शे नहीं बची। बहुत दुख से निकले, ऐसे तो नहीं निकले। रात को किसी को उठाओ नींद से साहब, ये तो मुश्किल है। भूख पे उन पे ऐसे ही मना निकला, तड़प रहे थे बच्चे। जैसे कोई मच्छी को पानी को निकाल रहे, मच्छी तड़प दिया पानी की वजह से, बच्चे भी हमारे ऐसे तड़प रहे थे। सिंध हुकूमत ने 1 लाख से जायद खेमे मुतासरा इलाकों में भेजने का दावा किया है, मगर मेहर बाईपास पर मौजूद मुतासरा खानदानों के पास एक तरपाल तक नहीं पहुंची है। नहीं राशन है, नहीं कोई टेंट है। खुदा न खास बारिश हो जाता, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे मर जाएगा बारिश में, ये किधर जाएगा? इन मसाइल का शिकार अल्लाह दित्तो अकेला नहीं, लाखों सैलाब मुतासरीन इन्हीं तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर आकर आबाद तो हो गए हैं, मगर इनके लिए टेंट्स नहीं हैं, इनके लिए राशन और इलाज की सहूलत भी नहीं है। रात में मच्छरों और दिन में मक्खियों की भरमार है। इन मासूमों को नहीं पता कौन सी बीमारी इन पर लपकने को तैयार है। मुतासरीन में पेट और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां फूट पड़ी हैं। बुखार घणे वक्त को वठी करे मूंखे बुखार ॿियो दम जी बीमारी आहे ॾाढी। दवाई न वो दम जी बीमारी आहे, ॿियो कोई शइ न आहे। मराकज़ सेहत समेत ताल्लुका मेहर के बेशतर अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं, और जो सैलाब से बच गए हैं वहां अपने बीमारों के साथ पहुंचने वाले मुतासरीन को दवा देने के बजाय नुस्खा थमा दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में जाते हो पैसे को दवा लिख के देते हैं, बोलते दवाई नहीं है सरकारी अस्पताल मेहर वाली में। अल्लाह दित्तो के खानदान की खवातीन सैलाब में घर से निकलते निकलते कुछ बर्तन भी उठा लाई थीं।
इस उम्मीद पर कि शायद कभी सरकारी राशन पहुंच जाए, मगर राशन नहीं आ रहा और मजबूर मुतासरीन अपने सैलाब में डूबे घरों में बार बार जाकर बचा कुचा अनाज ढोकर ला रहे हैं। मुखय्यर हजरात की तरफ से खाना तो आ रहा है, मगर हर बार चावल दिए जाने की वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। इधर बस ये चावल जो मिलता है 2 टाइम हम खाता है। अल्लाह दित्तो से गुफ्तगू के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 15 साल पहले के सैलाब में तबाह होने वाले स्कूल भी अब तक नहीं बन सके हैं। नहीं सर, पढ़ते नहीं है, उधर का स्कूल ही नहीं है। 2007 में सैलाब आया था, 2010 में तो का शही नहीं बची ना। जिला दादू की तहसील मेहड़ के देहात इतनी बड़ी तादाद में ज़ेरे आब आए हैं कि कई हफ्ते बाद भी नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से नकल मकानी का अमल अब भी जारी है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग अब भी महफूज मकामात को पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके लिए मुनासिब इंतज़ामात ना किए गए तो बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ इरफानुल हक, मेहड़, दादू। सिंध में सखर बैराज में पानी की सतह कम होने के बाद नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बैराज के दूसरे दरवाजे से मजीद एक नौजवान की लाश मिली है। इस तरह गुज़िश्ता 2 माह के दौरान में मिलने वाली लाशों की तादाद 33 हो गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी देखिए, सखर बैराज पर जैसे ही पानी की सतह में कमी आए तो अब लाशें मिलने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। सखर बैराज के दूसरे नंबर दरवाजे से एक नामालूम लाश बरामद हुई है। 2 माह के दौरान सखर बैराज से जो लाशें मिलने की तादाद जो है 33 हो गई, जिसमें जो 9 ख़वातीन की लाशें भी शामिल है। तो हमारे साथ जो सखर बैराज कंट्रोल रूम के इंचार्ज अब्दुल अजीज सुमरो साहब मौजूद है। सर, तो यहाँ पर दोबारा लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, क्या वजूहत है? वजूहत तो अब सही मालूम नहीं है, लेकिन अब ये है कि जो डेड बॉडीज़ आती हैं, क्योंकि पानी भी उतरना शुरू हो गया है, तो जो लाश की जो कंडीशन नज़र आ रही है कि वो बहुत पुराना लाश है। अब ये मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनके कोई वर्षा का हमारे पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। तो हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था। ये बैराज की गेट नंबर 2 में है, पुलिस भी पहुँच गई है और अब वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि निकाल के फिर ईदी के हवाले करेंगे और फिर इसको जो कानूनी तरीका है उसके बाद उसको तदफीन हो जाएगी। आपने सुना कि जिस तरह से सखर बैराज पर पानी सतह में कमी हुई है, तो अब जो लाशें मिलने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। सखर बैराज के 2 जो हीरो है अब्दुल नबी और मोहम्मद अली, वो भी पहुँचे हैं लाश निकालने के हवाले से कि यहाँ से लाश निकाल कर ईदी हवाले की जाए। जी साहिल जोगी अपडेट कर रहे थे। सैलाब की तबाहकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तयाबी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पुरअमन माहौल में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मतलूबा तादाद दस्तयाब नहीं होगी, लिहाजा हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर ज़िमनी इलेक्शन की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अदालतें आज़ाद और मजबूत नहीं होंगी तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का मुल्तान जलसे से खिताब। अपने खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे पर बात करने से इनकार। दावा किया कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो अपने मुखालफीन को शिकस्त देंगे। कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है इसलिए उस केस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 25 सितंबर को आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा 9-0 रिजल्ट आएगा धांधली के बावजूद। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। चिश्तिया जलसे से खिताब में कहा, नून लीग का मुकाबला एक शैतान और घटिया शख्स से है। वज़ीर आज़म दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तबाही के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेने वालों का बुरा अंजाम होगा। आर्मी चीफ के तकर्रुर की बड़ी तकलीफ है इसको। कहता है आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। तुम्हारा तकर्रुर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो। तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए RTS बंद करना पड़ा था। तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए
उसकी बेटी के साथ जेल के सलाखों के पीछे फेंकना पड़ा था। जजेस को धमकियां देता है, तौहीन अदालत पर इस पे फर्द जुर्म कायम हुई है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। ये वो लोग हैं हेलीकॉप्टर के शुहदा के लिए भी बद्दुआएं कर रहे थे। कहता है मैं अफवाजे पाकिस्तान पे ऐसी तनकीद करता हूँ जैसी कोई बाप अपनी औलाद पे करता है। कभी उनको बाप बना लेता है जब इसकी बात नहीं सुनी जाती जिनका बाप बन रहा है। कभी उनको कहता है कि ये जानवर है, कभी उनको मीर सादिक कहता है, कभी उनको मीर जाफर कहता है। ये कैसा बाप है? सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। उसकी सियासत दफन होकर रहेगी। नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। और इमरान खान के बगैर इलेक्शन का सोचने वाले 77 की तारीख याद रखें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़ी धमकी दे दी। बोले इस वक्त मुल्क में एक नाअहल को अहल और अहल को नाअहल करने की सियासत हो रही है। सैलाब का बहाना बनाकर PDM इलेक्शन से भाग गई। सितंबर के सितमगर होने की पेशगोई भी कर दी। असल सियासत अहल को नाअहल करना और नाअहल को अहल करना मतलूब है। PDM इलेक्शन से भाग गई है। जिन हलकों में सैलाब नहीं था, इंतखाबात हैं, वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं तो उन्हें 77 की तारीख नहीं भूलनी चाहिए। कोई आदमी पोलिंग स्टेशनों की तरफ नहीं जाएगा। ये 45 दिन नवंबर तक बहुत अहम है, बल्कि अक्टूबर तक ही बहुत अहम है। सितंबर भी सितमगर हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर रोज किसी बच्चे के मुंह पे थपकी दे के कभी दाएं हाथ की थपकी देता है, कभी बाएं हाथ की थपकी देता है। बिलावल साहब को तो तौफीक ही नहीं हुई कि अभी दफ्तर जा सके। मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा बता रहा है कि ये सैलाब का पानी कहाँ तक चढ़ गया है। ये पानी इतना चढ़ गया है कि सब लोगों को डुबो देगा। दुआ करें कि इस सैलाब के पानी में जहाँ गरीब डूबा है कहीं मुल्क भी ना डूब जाए। किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेज के कभी सियासत खत्म नहीं होती। हम आपके सामने हैं, हम 7-7 साल कैद हुए। जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है और इनको भगाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान को लाएंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार डालने वाले RTFC एहलकारों की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 44 FC एहलकारों का थाने की हिफाजत ना कर सकना हैरान कुन है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस बारे में। देखिए, बादशाह खान पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था जिसमें 44 जो एहलकार उन्होंने हथियार डाल दिए थे। उनमें से 38 की बरतरफी के खिलाफ अपीलें की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस पर जो वकील है उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि SHO के कहने पर जो एहलकार है वो लड़े नहीं बल्कि हथियार डाल दी। इस पर जस्टिस फाइजीसा ने कहा कि अगर कोई एक गोली भी किसी एहलकार को लगी होती तो हम ये जरूर मान लेते कि उन्होंने बहादुरी दिखाई है। अब 44 एहलकार एक थाने में मौजूद हो, थाने पर हमला होता और उसका दिफा भी नहीं कर पाते। अगर इतना इन लोगों को डर है तो फिर ये FC में ना जाए बल्कि कोई और काम कर लें। जस्टिस फाइजीसा का ये भी कहना था अगर ये महकमा तालीम में किसी और इदारे के मुलाजिम होते तो फिर और बात थी, फिर यकीनन इनके ऊपर इनके साथ इस अंदाज में सलूक ना किया जाता। लेकिन FC एहलकार है जो फोर्स है, अगर वो ये हथियार डाल देगी तो फिर किससे तवक्को रखी जाएगी कि वो मुकाबला कर सके। अदालत ने ऑब्जर्वेशन के साथ जो बरतरफी की अपीलें थी वो खारिज कर दी हैं तमाम 38 FC एहलकारों की। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक और नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से तफसीलात जानेंगे। जी अहमद, बताइएगा इस बारे में। इस वक्त हम मोमिनाबाद के इलाके फ्रंटियर मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर कल 8:30 बजे के करीब सुबह ये वाक़या पेश आया था कि एक शहरी मोहम्मद अशफाक जिसका नाम था, जो कि मानसेरा से यहाँ पर कमाने के लिए आया था 1 साल कबल, वो जो है वो जा रहा था। सुबह 8:30 बजे के 2 डकैत जो है वो आते हैं, उसको लूटने की कोशिश करते हैं। उसके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही था, वो छीनने की कोशिश करते हैं और उसमें उसको गोली चला देते हैं जिससे वो मर जाता है। इस वाक़े के ऐनी शाहिद एहसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। क्या देखा था एहसान, क्या हुआ था? ये मोटरसाइकिल से 2 बंदे डकैत आए, उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसने थोड़ा हाथ इस तरफ किया, डकैत ने बलाखूब उसको गोली मारकर फरार हो गए थे। आपने कोशिश की उसको बचाने की, क्या किया? कोशिश की थी लेकिन वो 20 मिनट तक फर्श पर पड़ा रहा, लेकिन उसने जान दे दी थी। उसकी माँ का कोई हाल नहीं है, ना उसकी बाप का हाल पूरा हुआ, ना कुछ हाल का भी नहीं, पूरा खानदान खराब है उसका पूरा।
एक ही बच्चा था, माँ का कमाने के लिए मजदूरी के लिए आया था। जी देखिए, अशफाक इकलौता था और कमाने के लिए कराची आया था। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। शहर में हम देख रहे हैं मुसलसल डकैतों की फायरिंग से, चाहे उसमें लंदन से पढ़ के आने वाला जीशान हो या फिर लियाकताबाद में क्रिकेट मैच मोबाइल पर देखने वाला तैयब हो या फिर अब ये मोहम्मद अशफाक हो। वाक़यात मुसलसल रुनमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली इनको रोकने के लिए नहीं दिख रही है। जी, और अब आपको बताएं कि कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। जीनत, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं साइंस और जनरल ग्रुप के, उसके नताइज का ऐलान कर दिया गया है और साइंस का जो रिज़ल्ट है वो इस दफ़ा खासा शानदार आया है। 80.43% तलबात जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इस दफ़ा जो बाजी लेकर गए हैं वो लड़के बाजी लेकर जा चुके हैं, क्योंकि 10वीं जमात के साइंस ग्रुप में अब्दुर्रहमान ने 97.54% हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। बाकी दो जो हैं वो लड़कियां हैं जिन्होंने 97% लेके दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने सैयदा जीनत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया की तारीख में सबसे तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम चल बसी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका गुज़िश्ता चंद दिनों से स्कॉटलैंड में अपनी दही रिहाइशगाह बलमोरल पैलेस में मुकीम थी। उनके इंतकाल के बाद ताज बरतानिया शहजादा चार्ल्स के सर सजेगा। सल्तनत बरतानिया की तारीख का ताबनाक अहद तमाम हुआ। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने तवील तरीन अरसा 70 साल बतौर मलका बरतानिया एक दुनिया पर राज किया। उनकी उम्र 96 साल थी। इंतकाल के ऐलान के साथ ही महल के सामने लोग जमा हो गए और रोते हुए मलका बरतानिया को खराज अकीदत पेश किया। मलका एलिज़ाबेथ की वफात पर 12 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया गया। इस दौरान दुनिया भर में यूनियन परचम सिरनगू रहेंगे। उन्हें सरकारी एजाज़ और एहतराम के साथ आखिरी आरामगाह ले जाया जाएगा। 3 रोज तक ताबूत वेस्टमिंस्टर एबी में रहेगा और आखिरी रस्मात 18 सितंबर को अदा की जाएंगी। मलका के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे 73 साला चार्ल्स बादशाह बन गए हैं। मलका एलिज़ाबेथ का अहद तारीख साज था। वो आलमी जंग से दीवार बर्लिन के गिराए जाने तक और फिर नौआबादियाती दौर के नशेब फराज तक वो सल्तनत बरतानिया की अहम तब्दीलियों की शाहिद भी रहीं। मलका की आखिरी तस्वीर बरतानिया की 15वीं वज़ीर आज़म लिज़ ट्रुस के साथ है। लिज़ ट्रुस ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आजहानी मलका को दुनिया भर में मोहब्बत, तारीफ और अकीदत से देखा जाता है। उस्मान बुज़दार को रिलीफ देने के लिए कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई। ग्रेड 17 की इंक्वायरी ज़दा अफसर को ग्रेड 19 की सीट पर तैनात कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कासिम अरशद से। कासिम, क्या है ये तमाम तर मामला? अरे बिल्कुल, जब समाना इस सारी सूरत में तहकीकात की तो एंटी करप्शन के जराए से जो है ये बात पता चली कि एंटी करप्शन में जब डीजी साल में हाई प्रोफाइल केसेज चल रहे थे, जिसमें मुख्तार और बुज़दार ब्रदर्स के खिलाफ FIR हुई थी, इससे जो केसेज चल रहे थे उस दौरान एंटी करप्शन की जांच से पहले एंटी करप्शन की जानिब से ग्रेड 17 के जो काशिफ रफीक थे उन्हें वो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे और उन्हें इन्होंने ग्रेड 19 की मुस्तकिल सीट के ऊपर तैनात किया था। और ना सिर्फ तैनात किया था बल्कि ये जिन अफसर को इन्होंने वहाँ लगाया था उनके खिलाफ एंटी करप्शन के अंदर जो है वो इंक्वायरी पहले ही चल रही थी लीगल के अंदर, जिसका जो इंक्वायरी नंबर है 544/21, ये जेर इल्तवा थी उनके खिलाफ। तो इस तरह ये जो है इसके खिलाफ एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर अपने ज़ाब्ता इखलाक की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि एंटी करप्शन का ज़ाब्ता है कि कभी भी जो है वो सीनियर चीफ के ऊपर कॉन्ट्रैरी या जूनियर कैडर के अफसर को कभी भी नहीं लगाया जाता, लेकिन ये लगाया गया। जैसे ही कुछ देर बाद जो है वो इस अफसर को बाकायदा तौर पर तैनाती के कुछ एक हफ्ते के बाद इनको वहाँ से वापस ट्रांसफर कर दिया गया। अब एंटी करप्शन के में जो केसेज चल रहे थे, जैसे उस्मान बुज़दार और बुज़दार ब्रदर्स के खिलाफ 950 सरकारी राशि का केस था, जो जिसमें जो है जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बेल थी वो वापस की ले ली थी। एंटी करप्शन के अंदर ऐसे जो ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अरशद, अपडेट किया आपने। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस कोयटा में आटे का बहरान पैदा हो गया है। शहर में 90 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला आटा अब 125 से 130 रुपये मिल रहा है। ताहम नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो आवाम को सस्ते दामों आटा फराहम कर रहा है।
अच्छा बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के बाद बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल का जो सामना है उसके बायस शाहराह बंद हैं और बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर सूबों से जो राब्ता है वो भी मुनक़ता है। यहाँ पर सूरत हाल ये बन रही है कोयटा शहर में कि आटे का बहरान, जो मसनूई बहरान है वो पैदा हो गया और आटे की किल्लत के बायस जो आटा है वो महंगे दामों आवाम ख़रीदने पर मजबूर हैं। जो फ्लोर मिल्स हैं वो बड़े पैमाने पर आटा जो है ना वो फराहम कर रहा है कोयटा शहर को। उनका ये मौक़िफ़ है कि शाहराहें बंद होने की वजह से शहर में जो है वो गंदम कम पड़ गई है, जिसके बायस उन्होंने रेट बढ़ा दिए। आज का जो नर्फ चल रहा है फ़ी किलो आटा जो है वो 125 से 130 रुपये फ़ी किलो आवाम को मुयसर है और आवाम इस महंगे दामों आटा भी ख़रीदने पर मजबूर है। ताहम यहाँ पे एक बात यह है कि कुछ इंसानियत दोस्त लोग भी इसी कोयटा शहर में मौजूद है। एक छोटी सी आटा चक्की है एयरपोर्ट रोड पे, इस वक्त मैं इस चक्की के अंदर ही मौजूद हूँ। क्या मैं जुनैद से कहूँगा कि वो लंबी कतार दिखाए ज़रा। आवाम इस वक्त जोक दर जोक इस आटा चक्की की जानिब रुख किए हुए हैं और यहाँ पर आटा आवाम को सस्ते दामों मैसर है। आज का रेट जो कि पुराना गंदम उनके पास पड़ा था वो 88 रुपये फ़ी किलो फराहम कर रहा है, जबकि नए स्टॉक के मुताबिक वो आटा जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो होगा। जो पहले रेट हम लोगों का 2 महीने से चल रहा है उसी रेट पर जो है ना हम लोग चल रहे थे। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो स्टॉक तो उसी पुराने रेटों में हमारे पास पड़ा था। इसी रेट में और माल भी मिल गया, 2 महीने तक भी इसको हम चलाएगा, 1 महीने तक भी चलाएगा। अभी जो लोग इसको ऊपर रेटों में चला रहे ये नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट रोड पर जो मौजूद हो जो छोटी सी एक आटा चक्की है वहाँ पर आवाम को रिलीफ फराहम करने का जो सिलसिला है वो जारी है और लोग जोक दर जोक आटे की ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में आज श्रीलंका से टकराएगा। दोनों टीमें पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। कौमी टीम में हसन अली और उस्मान कादिर को मौका दिए जाने का इम्कान है। फाइनल से पहले फाइनल की रिहर्सल। एशिया कप सुपर 4 के मरहले के आखिरी मैच में आज दोनों फाइनलिस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। टीम मैनेजमेंट के पास बड़े मैच से पहले बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का मौका है। शादाब खान और मोहम्मद हसनैन को आराम देने पर गौर किया जा रहा है। हसन अली और उस्मान कादिर को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। सुपर 4 मरहले में दोनों टीमें भारत और अफगानिस्तान को हरा चुकी हैं। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का श्रीलंका पर पलड़ा भारी है। मुख्तसर फॉर्मेट में दोनों टीमें 21 मरतबा आमने सामने आईं। आइलैंडर्स ने 8 और पाकिस्तान ने 13 मैचेस जीते। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।